पहला हो गया था क्या? पहला देखो, देखो पहला चेक करते चलो। पहला, दूसरा, 10,000 अल्फा पे चार्ज आता है। अल्फा पे चार्ज प्रोटॉन के चार्ज का डबल। तीसरा, तीसरा स्टार लगा लो, डिस्चार्ज ट्यूब। दोनों आयंस अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो करंट क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। चौथा, चौथा हो गया क्या? चौथा क्यू दे रखा है, क्यू क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, क्या मिल जाएगा? करंट। पांचवा, आई दे रखा है, तो आई का क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। पांचवा देखिए, आई का फंक्शन दे रखा है, कभी भी आई का फंक्शन दे रखा हो तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। छठा, छठा शानदार है, ग्राफ है। किसका ग्राफ है बताओ? आईटी का ग्राफ। आईटी का ग्राफ, चार्ज, पर उसने चार्ज नहीं पूछा है, करंट पूछी है। तो पहले तो आईटी के कर्व से क्या आएगा? चार्ज। वो चार्ज आ रहा है 40, एरिया निकालना पड़ेगा A1, A2, A3, A4। ये पॉजिटिव एरिया आएंगे, ये नेगेटिव आएगा, टोटल आएगा 40। अब करंट पूछिए, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। ये अच्छा सवाल है। आईटी कर्व का एरिया पहले क्या देगा? चार्ज देगा। तो क्योंकि एवरेज करंट आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, एवरेज करंट का एक ही फॉर्मूला होता है, डेल क्यू बाय डेल टी। तो पहले डेल क्यू चाहिए। अब जैसे उसने एवरेज पूछा तो तेरे पहले ये चमकना चाहिए, यार आई एवरेज होता क्या है? आई एवरेज होता है डेल क्यू बाय, तो आपको खुद को पता चलेगा, अरे यार पहले डेल क्यू चाहिए भाई, तब काम होगा। सब बढ़िया बढ़िया सवाल है। सातवां देखिए, सातवां और बढ़िया सवाल है। आई का फंक्शन दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है? एवरेज। तो आप खुद देखो, हमें एवरेज करंट पूछा है, तो आई एवरेज होता है डेल क्यू बाय, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले डेल क्यू फाइंड करना है, पहले डेल क्यू निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा अप्रोच को सेट करिए, तब मजा आएगा। क्योंकि बच्चा समझता है यार आई दे रखा है, एवरेज करंट कैसे? भाई पहले एवरेज करंट का तुझे बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए। एवरेज करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? डेल क्यू बाय डेल टी। अब वो खुद कहेगा कि भैया पहले क्या निकालो? डेल क्यू। अब डेल क्यू कहां से आएगा? डेल क्यू कहां से आएगा? आई का फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन का क्या करो? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? चार्ज। एक बार देखिए, ये डेल क्यू आ गया, डेल क्यू के बाद क्या निकालना पड़ेगा? आई एवरेज। पूरी ELP1 शानदार है, एक एक सवाल ध्यान से करेंगे तब जाके मामला सेट होगा। होमवर्क करिए, मैं आपको रोज कह रहा हूं, होमवर्क करना कंपलसरी है। हम भी तो कर रहे हैं, देखो आप कल रात को बैठ के किए ना एक एक सवाल, हम भी तो होमवर्क कर रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद, इतने साल से पढ़ाने के बाद फिर भी होमवर्क कर रहे हैं। देखो आप, ये कोई पुराने सॉल्यूशन थोड़ी ना है, नई ELP नहीं है, लास्ट ईयर थी नहीं ELP, क्वेश्चन ही अलग है। तो ऐसा नहीं है कि वही सॉल्यूशन चल रहे हैं, कल लिखे हैं रात को बैठकर। तो हम भी तो डेली होमवर्क कर रहे हैं, आप भी करोगे आप भी आगे बढ़ोगे, सीधी सीधी बात है। होमवर्क करिए, होमवर्क करेंगे तो अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे, नहीं तो बहुत पीछे दौड़ रहे हैं। इसलिए आपको लगातार मेहनत करनी बहुत जरूरी है। तो क्या आई आ गया क्या? अच्छा सवाल।
अब देख लो, पहले 1 से 7 में कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो। कोई करेक्शन है क्या? सातों के आंसर आ रहे हैं, बढ़िया, देख लीजिए अच्छे से। 1 to 7, ये पूरी फाइल सॉल्यूशन वाली टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, वहां से आप डाउनलोड करके सेव करके रख लें अपने मोबाइल में। पूरी ईएलपी का एक एक सवाल वहां सॉल्व करा हुआ है, आप सेव करके रख लें ताकि कभी भी आपको रिवाइज करनी है तो आपको वहां मिल जाएगी। चलिए, आठवां डाउट है क्या? नाइन्थ, अब नाइन्थ याद होना चाहिए, याद है? थर्मल स्पीड का ऑर्डर, 10 की पावर 5, याद करिए। 9th क्वेश्चन याद होना चाहिए, थ्योरी बेस है, याद होना चाहिए। 9th क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, याद होना चाहिए सीधा। थर्मल स्पीड का ऑर्डर 10 की घात 5। ड्रिफ्ट का याद है क्या? ड्रिफ्ट का याद है क्या? ड्रिफ्ट का 10 की पावर -4, वहां ये भी लिख लो, थ्योरेटिकल सवाल है, कभी जानकारी रहनी चाहिए। थर्मल स्पीड का ऑर्डर 10 की घात 5 होता है, जबकि ड्रिफ्ट का ऑर्डर 10 की घात -4 होता है। अब दिमाग में आ जाता है, विज्ञान पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, एनसीईआरटी का प्रश्न है। जब ड्रिफ्ट स्पीड इतनी छोटी है, इतनी छोटी, तो या फिर करंट कैसी बहती है इतनी बड़ी बड़ी? तो इसके पीछे लॉजिक कितना अच्छा है। करंट होता है I बराबर NAEVD। N को देखोगे तो डर जाओगे। N होता है 10 की घात 28, 10 की घात 26, 10 की घात 28, 10 की घात 26। E होता है -19, तो 26 में से 19 गया 7, फिर VD -4, तो भी आराम से 10 की घात 2, 10 की घात 1 एरिया रखने के बाद बच जाएगा। इसका मतलब है आराम से काफी सारी करंट फ्लो कर सकती है। कारण क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ N। आ गया विज्ञान में, मन से प्रश्न एनसीईआरटी में दे रखा है कि जब ड्रिफ्ट स्पीड इतनी छोटी है तो फिर लार्ज करंट कैसे फ्लो कर सकती है। अससन आ गया, रीजन बन गया, रीजन में उसने उत्तर क्या दिया कि भाई एन की वैल्यू एनमरस होती है, बहुत ज्यादा। कितनी ज्यादा? 10 की घात 28, 10 की घात 26। ये रहा पिछला सवाल, देख, ये पिछला सवाल एन सॉल्व करके दिखाया है, देखो 10 की घात 28 आ रहा है लास्ट क्वेश्चन। और मैंने आपको कहा था इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, हमने क्लास में ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है। सीधा एन का फॉर्मूला रो एन ए बटे एम डब्ल्यू। सवाल नंबर 8वीं की बात कर रहा हूं। एक एक सवाल पे फाइट मारिए। आप ऐसे ही कर लेते हैं, कुछ हो गए तो ठीक है, नहीं होए तो ठीक है। ऐसा होना चाहिए, एक एक सवाल से जुड़ाव, इसमें क्या लगा, कंसेप्ट कौन सा लग रहा है, किस तरह से इसको सोचा जाएगा। इस तरह से पढ़ेंगे तो अलग मजा है, सिलेबस खत्म करने के हिसाब से पढ़ेंगे तो बात ही अलग है। एक एक सवाल से जुड़ाव रखिए कि अप्रोच क्या है, सवाल कहना क्या चाहता है, गिवन क्या है, तब बात बनती है। 9, 10, 10 हुआ, 10 कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? I बराबर जे ए कॉस थीटा, I बराबर जे ए कॉस थीटा। 10वां देख लो, 10वां, इस तरह से काम करना सीखो। अभी तो 500, 700, 900, 1000 सवाल करे होंगे, काटा कुटा मत करिए, तरीके से काम करिए। आई दे रखा है, एरिया दे रखा है, थीटा दे रखा है, जे पूछा है। हवा में मत करिए कि सर मैं आंखों से ही कर दूंगा, मत करिए, मारे जाओगे। सीधा सीधा खत्म है मामला, तमीज से ही करिए। जब हम आपको अपनी फिजिक्स की औकात पता है, भाई तमीज से करना। अपन चाहते सर नहीं होगा भाई, ऐसे ही करिए, ऐसे ही करिए। गिवन लिखिए, कॉन्सेप्ट लिखिए, आई बराबर जे कॉस थीटा, वैल्यू पुट करी,
सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में कन्वर्ट करिए, सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की घात -4, तब बात बनेगी। एंगल दे रखा है ना ये वाला 45, ये ए है, ये ए है, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ये वाला कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा का फ्लक्स में कोई यूज, सारा का सारा कहां से पास होगा, ए कॉस। सही है। चलो आगे बढ़ो। 10, 11, 11 बताना है क्या, डायमीटर दे रखा है, पहले क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस, और फिर आएगा एरिया पाई आर स्क्वायर। 12, 12 बताना है क्या, 12 देख लो। 13, 13 हो गया क्या, इसमें काम की बात है, सेम करंट, 13वें में सेम करंट आते ही कौन सा लगता है, आई बराबर NaEVD। 13वें के बाद 14वां बताइए, मोबिलिटी आते ही फॉर्मूला याद आया, VD बराबर म्यू ई, स्टार लगा के ब्रैकेट में लिख लो, नीट में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, VD बराबर म्यू ई, स्टार लगा के रखो, रिवाइज करना है। VD बराबर म्यू ई, म्यू कौन है, म्यू मोबिलिटी, म्यू है मोबिलिटी। 14, 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल 15, 15वें के चौथे ऑप्शन को V छोटा कर लो, ऐसे V के ऊपर ऐसा गोला घुमा दो, गोला घुमाने से क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी बन जाएगी। अभी आपको लग रहा है वो पोटेंशियल है, थोड़ा घुमा दीजिए उसको, वेलोसिटी कर दीजिए, ऊपर से गोला घुमा दें तो वेलोसिटी बन जाएगी। सबसे बढ़िया सवाल, एक बार और देख लो, इसमें सबसे पहला पंच क्या सेम रहता है, आई, आई क्या रहता है, सेम। आई एक बार और देखिए, नींद खुलेगी बढ़िया। जे बराबर आई बाई ए, आई सेम, आई को काट दिया, जे ए के इनवर्स, जहां एरिया कम वहां जे, बिंदु ए पर एरिया जे ज्यादा, सही। जे बराबर सिग्मा ई, सिग्मा कांस्टेंट, जो हाल जे का वही हाल, जे ज्यादा है तो ई भी, ए पर जे ज्यादा है तो ए पर ई भी ज्यादा होगा, इस सही ऑप्शन। आई बराबर NaEVD, आई सेम, N सेम, E कांस्टेंट, VD एरिया के, अगर एरिया कम है तो VD, तो ए पर वेलोसिटी, आप देखो सब चीज ए पर ही ज्यादा है, करंट डेंसिटी भी ए पे ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ए पे ज्यादा, वी भी ए पे ज्यादा, सब ए पे ही ज्यादा है, देख लो आप, सब ए पे ज्यादा है, एक जैसा रिलेशन चल रहा है। कारण क्या है, उसके पीछे लॉजिक देखो, अगर आपने जे पकड़ लिया तो जो हाल जे का वही हाल, और ड्रिफ्ट का एक और फॉर्मूला होता है, ई अपॉन एम इंटू टॉ, तो जो हाल ई का वही हाल, ये तो मजे है ना, तीनों एक जैसे ही चलेंगे, एक जे पकड़ लिया, जे से ई आ जाएगा, ई पकड़ लिया, जो हाल ई के वही हाल, ड्रिफ्ट। ये तो जब क्वेश्चंस करते हैं बार बार तो चीजें ऐसे आपस में कनेक्ट होती हैं, सोचा जाता है, अच्छा यार तीनों के आंसर एक जैसे चलेंगे। अब उसने पूछा है नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, ए पर वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए जबकि इसने कम दी, हमें इनकरेक्ट फाइंड करना है, इनकरेक्ट, ये तो सारे सही हैं, इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, चौथा। देख लो, अब ELP1 के डाउट पूछ लो, 15-20 मिनट है आपके पास, आराम से ELP1 देखो, आज की डेट डाल दो उसके ऊपर, ये 1 से 15 सारे आने चाहिए। कई हमारे दोस्त बुकलेट नहीं लाए, रोज बुकलेट लाओ, ये डेडिकेशन दिखाता है कि यार पढ़ाई कर रहे हैं, बुकलेट लेकर आए हैं, कहीं इंपॉर्टेंट लगाना है,
करेक्शन करना है, उस तरह का कोई और उसमें बात लिखनी है, बुकलेट लेकर आएंगे, उसमें लिखते जाएंगे, अलग ही मजा आता है। क्लास में आंखें बैठे नहीं, एक्टिव रहें, होमवर्क करना है, बुकलेट लानी है, समय पे आना है। ये खुद ही 6:30 6:35 आ जाते हैं, हमारी तो आदत ही नहीं है 6:45 से पढ़ने की, 6:30 ही आ जाते हैं। आप भी कोशिश करो 6:35 6:40 तक क्लास में आ जाओ, समय पे क्लास शुरू हो जाए, ज्यादा पढ़ पाओ। एक बार अपना पूरा समर्पित तो होके देखो कि यार पूरे ही नीट के लिए समर्पित हो जाते हैं 2025 के लिए, अलग ही मजा आएगा। अभी तो अपन केवल ये कर रहे हैं, हाँ मैं पढ़ रहा हूं, देखो मैं पढ़ रहा हूं, आप ये कर रहे हो। अपन को दिखाना थोड़ी ना है भाई, अपन को अंदर से यूं मन से करना है काम, कि होमवर्क कर रहे हैं, नोट्स तैयार हैं, फॉर्मूले तैयार हैं सर, ईएलपी करी हुई है, तब अलग मजा है। डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, तभी आउटकम्स आएंगे, नहीं तो आउटकम्स नहीं आएंगे। क्या बात ओके है क्या? चलिए शुरू करते हैं आगे। फिर ईएलपी नंबर 2 भी करेंगे। ईएलपी 1 आज पूरी कर लीजिए, जिन्होंने नहीं करा है अच्छे से निपटा लीजिए ईएलपी नंबर 1। पूरे 100 सॉल्यूशन आपके 15 के 15 आपके उसमें टेलीग्राम पे आ जाएंगे, डाल दिए मैंने, वहां से एक बार और देख लीजिए, ठीक है। चलो क्लास नोट्स खोलो, क्लास नोट्स खोलो। कल हमने एक सवाल लिखा था, उसको आगे बढ़ाते हैं। क्या था? हाउ टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब डायग्राम बनाते चलिए, और बहुत आसान सी चीज है, अच्छे से समझ में आ जाएगी। डायग्राम बना लीजिए। ये सब आज चौथा लेक्चर है, पर अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है जो कठिन है। चैप्टर ही पूरा इतना आराम से कर सकते हैं आप। 6 सवाल आते हैं करंट कैपेसिटर के। चलिए मुझे एक बार वो बता दीजिए, ये वाली साइड मैंने कितनी ली थी? ए, ये सी, और ये बी। एक बार बना लीजिए। अब अलग अलग पॉइंट्स पे वो रेजिस्टेंस पूछेगा, अलग अलग पॉइंट्स पर। जैसे थोड़ा सा नीचे एक बार और बना लें। आप एक बार और बना लें, आपके पास एक कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है। चलो अब देखना, सब लोग बोर्ड पे देखें। अब रेजिस्टेंस इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने कनेक्शन कहां लगाए हैं। मान लो मेरे टर्मिनल है P और Q इन वाले फेस पर, दूसरे सवाल में मैंने मेरे टर्मिनल को बदल दिया, अब मेरे टर्मिनल इधर हो गए। मजे की बात है, दोनों केस में आंसर अलग अलग आएगा। कैसे आएगा वो आप बात को अच्छे से समझिए। हम सभी फॉर्मूला जानते हैं, R बराबर रो एल बाय ए, सभी को याद है R बराबर रो एल बाई ए। अब इसमें एक एक टर्म की फील करिए। एल क्या है? एल लंबाई। किसकी लंबाई? करंट को जितना पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है। वापस सुनिए, करंट को जितना पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है। बताइए करंट कहां से एंटर हो रही है? पी से, निकलेगी कहां से? क्यू से। तो बताओ पी से क्यू जाने के लिए करंट को कितना पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा? ए। तो एल की जगह क्या आएगा? ए। व्हाट इज एरिया? एरिया होता है क्रॉस सेक्शन, हमेशा करंट के परपेंडिकुलर। करंट जा रही है ऐसे, तो इसके परपेंडिकुलर एरिया। परपेंडिकुलर एरिया कौन सा वाला? ये वाला। आप चाहे ये निकालें, चाहे ये निकालें, चाहे बीच में कहीं निकालें, वो सारे एरिया सेम ही आएंगे। आप देखिए वापस एक एक टर्म को समझिए। एल क्या है? लंबाई। लंबाई तो आप कल भी जानते थे, आज नया शब्द सुनो, लंबाई। करंट को एक किनारे से दूसरे किनारे में जाने के लिए
कितना पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, बताओ कितना चलना पड़ेगा, ए। और बताओ एरिया, एरिया एरिया मत बोलो, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलो। क्या बोलो, क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमेशा करंट फ्लो के परपेंडिकुलर। बताओ कितना आ जाएगा वो, बी इंटू सी। तो आर बराबर आ जाएगा रो एल बटे बी सी। अच्छे से समझो, बहुत छोटा और फेमस प्रश्न है। हमेशा लंबाई कौन सी लेनी है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। और अच्छा शब्द, लंबाई ली जाती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, और एरिया कौन सा लिया जाएगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या बात सही है क्या, आराम से देख लीजिए, पूरा वाक्य बोलिए। करंट कहां से एंटर कर रही है, पी से। लीव कहां से कर रही है, क्यू से। लंबाई होती है हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। एरिया होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसे कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगला देखिए, टर्मिनल बनाइए। अब मैंने पी और क्यू बदल दिए हैं, नया चित्र बनाइए केस 2 में। नया चित्र बनाइए केस 2 में। नया चित्र बनाइए केस 2। अब बताइए, खुद वाक्य बोलिए। करंट पी से एंटर हो रही है, क्यू से लीव हो रही है। सोचिए, पी से चल रहे हैं और क्यू में बाहर जा रहे हैं, कितना चलेंगे, कितना चलेंगे, बी। बहुत बढ़िया, लंबाई आएगी बी। तीसरी बार फिर बोल रहा हूं, लंबाई हमेशा करंट के अलोंग। कोशिश करो, शब्द बोलो, नींद खोलो। करंट कहां से एंटर, पी से, निकलेगी कहां से, क्यू से। पी के अलोंग, पी के अलोंग कितना चलेगी बताओ, बी। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, ए इंटू सी, ए इंटू सी। अब इतना बेसिक सवाल है, 2023 में जेईई मेन में पूछा गया है। तो कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया आ जाएगा पेपर में, यही चीजें पूछी जाती हैं। बस इनको बहुत अच्छी तरीके से करिए, लॉजिक से करिए। एरिया, एरिया कितना आएगा बताओ, ए इंटू सी। हाईलाइट कर लीजिए, कहीं का भी एरिया ले सकते हैं, नीचे का, ऊपर का, बीच में किसी समय। ये देखिए, तो आर बराबर रो एल बाय ए। रो एल की जगह बी, एरिया की जगह ए सी। अब खुद करिए, ईएलपी 2 का एक सवाल निकालिए। ऐसा एक डायग्राम वाला सवाल है, खुद डायग्राम बना के कॉपी में करिए। ईएलपी नंबर 2, सवाल नंबर बताइए कौन सा है, सवाल नंबर 7। खुद सोचिए, फोटो बनाइए कॉपी में और अटेम्प्ट करिए। गलत सलत होगा, कोई टेंशन थोड़ी ना है, ऐसे ही सीखेंगे। पढ़ने का तरीका यही होता है। ईएलपी नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 7, रोज बुकलेट लाएं ताकि कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कॉपी में कर सकें। एक फोटोकॉपी आई होगी, उसको भी बुला लो, बंटवा दो। कल बंटवा दी, अच्छा मुझे दे दो फिर। हाँ जी, खुद सोचना चित्र बना के कि आंसर क्या आएगा।
फोटो बनाओ कॉपी में, सोचो। 7वां ELP नंबर 2 देना। ये फर्स्ट बेंच वाले ELP रोज लेकर आनी है। हाँ, पकड़ में आ जाएंगे। हाँ, वहीं रख दे भाई। ये L है, ये है B और ये है A। कहां से एग्जिट एंट्री कहां से हो रही है? शेडेड, मतलब यहां से यहां। ऐसे तीर के निशान बना लें। ये इस तरह से, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये कॉपी है। ये कॉपी को ऐसे बनाया गया, ये कॉपी है, देख लीजिए, ये रही कॉपी। सेम यही चीज है। यहां से देख लीजिए, दिख रहा है क्या? ये वाली मोटाई, ये मोटाई कितनी है? B। ये सामने जो दिख रही है L, जो अंदर जाती है उसको ऐसे टेढ़ा बनाया जाता है, टेढ़ा बनाया जाता है। सोचो क्यों? 9th क्लास, ये X, ये Y, जो Z होती है अंदर की तरफ, उसको ऐसा टेढ़ा बनाया जाता है। तो ये जो A है वो कहां जा रहा है? अंदर। इमेजिनेशन बढ़ाइए, फिजिक्स के लिए इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए। ये है कॉपी, ये देखिए आप, ये सामने वाला L, ये वाली मोटाई B, जो अंदर जा रहा है। अंदर को कैसे बनाओगे? अंदर को ऐसा बनाया जाता है, टेढ़ा। अंदर जा रहा है वो कितना है? A। क्या बात समझ में आ रही है? अब शेडेड कौन सा है? ये वाला। और वहां से अब आप सोचो, ऐसे ऐसे सोचो, करंट ऐसे जाएगी, बताओ कितना चलेगी? कितना चलेगी? A, लंबाई A। एरिया ये वाला, सामने वाला, सामने वाला कितना? B इंटू L। खत्म। लंबाई A, एरिया B इंटू L। आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? चेक कर लो पीछे से, चेक कर लो। बोलिए, क्लियर है क्या? एक और करके देखो। कल मैंने आपको एक असाइनमेंट बंटवाया है, मिल गया क्या सभी को? इसमें अभी मिल जाएगा, बाहर से ले लेना। इसमें लगभग 100 सवाल हैं। मजे की बात है, सारे सवाल जेई मेन के क्वेश्चन है, लेटेस्ट 2023-2024 के सारे। एक एक सवाल 2023-2024 का है। उसको मैंने टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है ताकि आप आराम से कर सकें। जैसे पहले सेक्शन में जो आज पूरा हो जाएगा, इसमें 22 सवाल है। आज या संडे टेस्ट के बाद इन 22 सवाल को करके देखिए, किसमें से अपन से कितने बन रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे हैं। और ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023-24 के, सारे बन जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा कि यार सारी सारी चीजें अपने साथ हो रही हैं। क्यों? नए क्वेश्चंस करना जरूरी है। कई बच्चे वापस पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ चुके हैं, मॉड्यूल कर चुके हैं, अब वापस नए सवाल चाहिए। इसलिए नए सवाल दिए हैं ऑल इंडिया लेवल के, ताकि आप लेटेस्ट क्वेश्चन करोगे, उसकी अप्रोच पढ़ोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक सवाल और लिखिए, एक सवाल और लिखिए। कैलकुलेट द resistance between two opposite rectangular faces। क्वेश्चन नंबर 11 है। लाए हैं तो ठीक है, असाइनमेंट खोल लीजिए, और नहीं तो मैं लिख रहा हूं। एक पैरेललोपाइप्ड है, जो दे रखा है 1 इंटू 1 इंटू 100, ये इसकी डायमेंशन दे रखी है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे रखा है रो।
आपसे पूछा है बिटवीन टू अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस। अब इसने अच्छा सवाल इसलिए कर दिया, डायग्राम नहीं बनाया, तो आपको पहले डायग्राम बना के इमेजिन करना पड़ेगा कि कौन से टर्मिनल है। लिख लीजिए, सवाल नंबर 11वां है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब इमेजिन करो ये क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूरा दे रखा है, फोटो बनाने की कोशिश करो। रेक्टेंगुलर फेस, अब 8वीं 9वीं की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। रेक्टेंगल कौन होता है, जिनकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। अब कौन से फेसेस में पूछा है देखना। अब मैं फोटो बना रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखना, कोशिश करना भाइयों, सब लोग बोर्ड पे देखो, क्योंकि टर्मिनल बदलते ही आंसर अलग आएगा। ये पिछले 2 सवाल हैं, टर्मिनल बदल दिए आंसर अलग। अब इसने टर्मिनल नहीं दिए, लैंग्वेज में लिखा है 1 1 100। बताओ ये 1 लूं, ये कितना लूं 1, और ये ले लिया मैंने 100। वापस देखें, ये 1, ये 1 और ये 100। चित्र भी विज्ञान के हिसाब से बनाया है, 100 वाली साइड लंबी बनाई है। अब बताओ ये वाला फेस तो बच्चे स्क्वायर फेस हो गया, क्योंकि इसकी दोनों साइड बराबर हैं। रेक्टेंगुलर फेस चाहिए, ये तो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर चाहिए तो कौन सा होगा, नीचे वाला रेक्टेंगल है, लंबाई आमने सामने की लंबाइयां बराबर हैं, ऊपर वाला रेक्टेंगल है। तो टर्मिनल कहां है बच्चे, ऊपर नीचे। ये हम माइनर में सवाल देंगे, बदल देंगे, यहां लिख देंगे अपोजिट स्क्वायर फेसेस। तो बताओ स्क्वायर फेस कौन सी वाली होंगी, इधर इधर वाली। सवाल करने से ही दिमाग खुलता है। फॉर्मूला तो सबको याद है, आर बराबर रो एल बाई ए, पर टर्मिनल कौन से हैं। इस सवाल में चित्र गायब कर दिया भाई ने, तो तुझे चित्र बनाना भी आना चाहिए। ऐसे ही सीखते हैं धीरे धीरे। साफ कह रहा है, साफ कह रहा है रेक्टेंगुलर फेसेस, अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच में बताओ। तो सर मैंने इधर इधर लिए तो क्या गलती कर दी आशीष सर, बेटा ये वाला स्क्वायर है। सर कैसे पता चल रहा है आपको स्क्वायर है, देख साइड बराबर है ना। स्क्वायर की परिभाषा क्या होती है, सारों साइड बराबर होती हैं। अब बताओ, लिख के बताओ क्या आंसर आएगा, करो कोशिश, करो कोशिश। कितना आ रहा है, 3 इंटू 10 की पावर, बस यही आंसर है। आर बराबर रो एल बाई ए। मस्ती से बताइए, लंबाई लंबाई लंबाई, करंट नीचे से एंटर हुई, ऊपर से निकली, कितनी लंबाई चलेगी 1 सेंटीमीटर है, 10 की पावर -2। एरिया, एरिया नीचे वाला एरिया 100 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट आंखें खोलिए, सेंटीमीटर स्क्वायर 10 की पावर -4, तो 100 इंटू 10 की पावर -4। और रो, रो कितना है, रो दे रखा है क्या, 3 इंटू 10 की पावर -7, 1 इंटू 10 की पावर -2, 100 इंटू 10 की पावर -4, पूरा कट रहा है, ये बचेगा 10 की पावर -2, ये पूरा ही कट गया, पूरा ही कट गया। आर आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -7 ओम। हो गए 4 प्रश्न कर लिए आप, देखो 10 मिनट लगे, 4 डायग्राम बन गए आपकी कॉपी में। आपने घर जाके इसको रफ कॉपी में एक बार और कर लो, क्लियर हो जाएगी बात। क्या बात समझ आ रही है क्या, और 2-3 केस समझो, अगला लिखो, बराबर आओ फटाफट।
तेज बोलो। नहीं, वो तो डिपेंड करता है कौन सी डायमेंशन है। अगर सरफेस इधर आ जाएगी तो आंसर लगा जाएगा ना। फिक्स थोड़ी ना कह सकते हैं कि हमेशा 1000 का रो के बराबर ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। टर्मिनल आप ये ले लो, अभी आंसर लगा जाएगा। लंबाई जो ऊपर 1 आ रही है, अभी लंबाई कितनी आ जाएगी, ऊपर 100 आ जाएगी, तो रो के बराबर नहीं आएगा, कुछ अलग आंसर आएगा। तो सारा खेल टर्मिनल का है। आगे बढ़े, नोट लगा के लिखिए। अब मैं इसी सवाल को सिलेंडर में ले चलता हूं। देखिए आप, एक सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर जिसकी लंबाई L है, जिसका रेडियस R है। इसके मटेरियल का रो है, टर्मिनल ये रहे। आपसे पूछा है रेजिस्टेंस बताइए। यही सॉलिड ना होकर एक मैं हॉलो ले लूं जिसकी इनर और आउटर रेडियस है, अंदर से खोखला है, मटेरियल इधर भरा हुआ है। दोनों ही परीक्षा के सवाल हैं। ये 2023 का है, अपने पहला पहला सवाल है असाइनमेंट का। अब खुद सोचिए दोनों की अप्रोच क्या होगी। एक एक लाइन का ही आंसर है, एक एक लाइन का। एक पूरा सॉलिड है और एक बीच में से खोखला है। जैसे आपने सीमेंट के पाइप देखे हो बड़े बड़े, तो सीमेंट के पाइप बीच में से खोखले हैं, पर सीमेंट की मोटाई तो होती है ना कोने से। ये देखिए, ये मोटाई है, उसकी अंदर रेडियस अलग होती है, बाहर की रेडियस अलग। बीच में सीमेंट का मटेरियल है, मोटे मोटे सीमेंट के पाइप इमेजिन करिए, तो उसकी इनर रेडियस अलग होती है, आउटर रेडियस अलग होती है। मारिए तुक्का। अब एक ही फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं, 37 मिनट हो गए, एक ही फॉर्मूले पे काम कर रहे हैं। आर बराबर रो एल बाय ए। पहले तो इसको देख लो अच्छे से, एक एक याद होना चाहिए। आर बराबर रो एल बाई ए। अब बोलने की कोशिश करो, एल क्या है, एल लंबाई। लंबाई हमेशा करंट के अलोंग। ये टर्मिनल का क्या मतलब होता है, करंट ए से एंटर हो रही है और बी से लीव हो रही है। बता ना, कोशिश करना, ए से एंटर कर, बी से लीव कर, बता कितनी चली, कितनी चली, एल। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहे ये वाला लो, चाहे बीच में कहीं लो, चाहे एग्जिट का लो, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो सीधा आंसर रो एल बटे पाई आर स्क्वायर। खत्म हो गया आंसर। ये 2023 का सवाल है, कोशिश करिए क्या आंसर आएगा। पहला पहला सवाल यही है, जेई मेन का जो आपको असाइनमेंट मिला है, पहला क्वेश्चन यही है। कोशिश करें क्या आंसर आएगा। वापस पहले फॉर्मूला लगाएं, आर बराबर रो एल बाय ए। क्वेश्चन नंबर 1 यही है। हाँ जी, आंसर आ सकता है, बताओ। लंबाई, लंबाई तो पूरी चलेगी, और अच्छा बना सकते हो, ऐसे ऐसे दिखाओ। ये क्या दिखा रहा हूं बताओ मैं, करंट का फ्लो। करंट बीच में से कैसे जाएगी भाई, बीच में खोखला है, करंट को फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स मटेरियल में होंगे, खोखले में कहां से आएंगे। तो करंट का फ्लो तो जहां मटेरियल है वहीं होगा।
तो बताइए लंबाई तो पूरी एल, बट एरिया, एरिया टोटल एरिया में से अंदर का एरिया घटाना पड़ेगा, क्योंकि खोखले पार्ट में करंट नहीं है। ध्यान से देखिएगा, दोनों सवाल आजू बाजू करिए, जब भी पढ़ोगे एक साथ पढ़ो। ये सॉलिड है, वो खोखला है। पहला प्रश्न पढ़ लो जेई मेन वाले असाइनमेंट का, ताकि आपको पता चल जाए। उसने एक होलो सिलेंडर दिया है, लंबाई दी है, रो दिया है, इनर रेडियस दी है, आउटर रेडियस दी है, सब कुछ दे रखा है, सिर्फ वैल्यू रख के सॉल्व करना है। क्या आगे बढ़े? बराबर आ जाइए। आगे लिखिए, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। चलिए, अब 2-3 बार हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया है, वापस बता रहा हूं, कुछ बातें और सिखा रहा हूं। ओम्स लॉ आते ही सबसे बेसिक V बराबर आई आर मत बोलिए, J बराबर सिग्मा ई, ये ओरिजिनल ओम्स लॉ है जो हमने पढ़ लिया। उसके बाद इसी का सरल रूप है V बराबर आई आर। वास्तव में तो डेल्टा V होना चाहिए, पर ठीक है, V बराबर आई आर चल रहा है, कोई समस्या नहीं। अब ग्राफ पूछा जाता है, 10वीं कक्षा में भी ग्राफ है, एक है V और I में, और एक होता है I और V में। दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, बट दोनों की स्लोप में थोड़ा सा लफड़ा है, और इसलिए सवाल परेशान कर देता है। तो याद मत करिए, समझ लीजिए अच्छे से। जैसे सबसे पहले बनाता हूं V बराबर आई आर में V वर्सेस I, ये है V वर्सेस I, ये क्या है I वर्सेस V। कन्वेंशन के तहत Y वाली एक्सिस पहले लिखते हैं, X वाली एक्सिस बाद में लिखते हैं। तरीका सीखो फिजिक्स का, Y में करंट पहले, X वाला वोल्टेज बाद। अब सभी लोग बोर्ड पे देखें, V बराबर आई आर, तुलना कराई इसकी Y बराबर mx प्लस सी से। Y बराबर, बिंदास देखो, Y पर वोल्टेज है क्या, Y पे वोल्टेज, बहुत बढ़िया। X पे I है क्या, X में I है, बहुत बढ़िया। C कितना, C 0 का मतलब लाइन ओरिजिन से पास करेगी। अब कंपेयर कराओ M की जगह, मतलब इसका स्लोप जो कि tan थीटा होता है, वो क्या दे रहा है R। तो V और I स्ट्रेट लाइन आएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा, और जो इसका स्लोप है वो स्लोप R देगा। अब आने वाले हैं मजे, एक बार फिर देखना बैक टू बैक। अब मैंने ये कर्व बनाया, मैंने लिखा V बराबर आई आर, मैंने तुरंत लिख दिया Y बराबर mx, फंस गया। Y पर वोल्टेज, Y पर क्या है, Y पर, तो मुझे थोड़ा सा बदलाव करने की इच्छा करनी पड़ी। कैसे बदलाव करूं सर, कोशिश करता हूं सर, अपने आप बदलाव हो जाएगा, परेशान क्या होना है। V बराबर आई आर, तो I की जगह 1/r इंटू वी, सही है क्या, देख लो। अब कंपेयर कराओ, Y बराबर mx प्लस सी, बिंदास। Y एक्सिस पर, बहुत बढ़िया। X एक्सिस पर वोल्टेज, बहुत बढ़िया। इंटरसेप्ट 0, स्लोप, स्लोप, अब स्लोप R नहीं 1/r देगा। यही इंपॉर्टेंट है, जल्दबाजी में बच्चा गलत कर देता है। तो आप ये रट के जाओगे स्लोप R देता है ना, आपको ये याद रखना है ग्राफ किसके बीच में है। अगर V वर्सेस I है तो इसका स्लोप R है, जबकि I वर्सेस V का स्लोप
आर नहीं 1/r है। क्या अंतर समझ में आ रहा है? ध्यान से बनाइएगा। इस बात पे निर्भर करता है कि ग्राफ किसके बीच में है। ग्राफ समझोगे तभी बात चलेगी। जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें कहा जाता है ओमिक कंडक्टर, ओमिक डिवाइसेस। ओमिक डिवाइसेस कौन होते हैं? जो ओम के नियम को ओबे करते हैं। ओम का नियम क्या कहता है? V वर्सेस I में क्या आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ओम्स लॉ है। तो ऐसे उपकरण जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें कहा जाता है ओमिक डिवाइस। ओमिक डिवाइस। तो ध्यान से एक बात नोट डालने की है कि सर ग्राफ किसके बीच में है? V वर्सेस I है या I वर्सेस V है? इस बात को थोड़ा सा हाईलाइट करिए। रोज 1 घंटा न्यूमेरिकल की आदत डालिए। 2 फिजिक्स चल रही हैं, 1-1 घंटा दोनों फिजिक्स पढ़नी है। कभी 2 फिजिक्स चलेंगी, पिछले 2.5 से 3 महीने 2 केमिस्ट्री थी, अब 2 फिजिक्स चलेंगी काफी समय तक, फिर बायो चलेगी। इस तरह से सिलेबस मैनेज होगा। 2 फिजिक्स चल रही हैं, थोड़ी सी हार्ड वर्किंग ज्यादा करनी पड़ेगी। तो बताइए, एक का स्लोप r तो एक का स्लोप 1/r। तो रट्टाबाजी नहीं करें, एक बार रफ कॉपी में समझ लें और फिर उसको परीक्षा में भी उसी अंदाज से करें। क्या स्लाइड बदल दूं क्या? जल्दी आइए। ओमिक कंडक्टर कौन? जो ओम के नियम का पालन करते हैं। अब आप ईएलपी नंबर 2 खोलो। जिन्होंने करके लाए हैं उन्होंने देखा होगा ये सवाल तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा बड़े फॉर्मूला बेस्ड सवाल हैं और बड़े उलझ रहे हैं हम यार, कौन सा होगा। देखिए आप, अब मैं चारों एक साथ आपको करके दिखाता हूं कि बगैर बहुत ज्यादा परेशान हुए कैसे कर सकते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, चारों मैंने लाइन से लगाए हैं ताकि आपको दिखे अरे यार केवल केवल सही फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है और सब ऐसे ऊट पटांग हैं कि मतलब समझ ही नहीं आता क्या है। चारों सवाल एक साथ लगा दिए मैंने कि देख यार फॉर्मूले की भी इंपॉर्टेंस है, पर आंख बंद करके मत रटो। अब मैं चारों का आपको अंदाज बताता हूं कि कैसे इनको हैंडल किया जाएगा। क्या आगे बढ़ूं क्या? तो एक बार बोल लो, V वर्सेस I का स्लोप तो R देगा, जबकि I वर्सेस V का स्लोप 1/r देगा। क्या बात ओके है? चलिए अब सब लोग बोर्ड पे देखना, पेन पेंसिल छोड़ो। अब फॉर्मूले दिखा रहा हूं खूब सारे, पर आप सबको कैसे याद कर सकते हैं वो बताता हूं। देखो तरीका कैसे है अप्रोच का। पेन पेंसिल छोड़ दो और फिर आप खुद लिखना। सबसे बेसिक फॉर्मूला I बराबर NaEVD, ये चाहिए टिप्स पर, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और I बटे A, ये क्या होता है? J, ये चाहिए। फिर J बराबर सिग्मा E, ये फेमस है, ये याद होना चाहिए। और ड्रिफ्ट का फॉर्मूला E अपॉन M इंटू टॉ, ये याद होना चाहिए। कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी एक दूसरे के इनवर्स, ये मैंने पिछले 3 लेक्चर में सारे पढ़ा दिए, ये एकदम शानदार याद होने चाहिए। अब इनसे खेलो, हर चीज रट मत लो। जैसे अब मैं इनको खेलना सिखाता हूं, सभी लोग बोर्ड पे देखना। सबसे पहले मैंने लिखा I बराबर NaEVD, देखते जाना बोर्ड पर, बाद में लिखना, समय पूरा दूंगा। NaEVD रख दो, पेन चेंज कर दिया ताकि पता चले VD रख रहा हूं। E अपॉन M इंटू टॉ,
ये देखिए, ए को नीचे ले जाओ, आई बटे ए बराबर एन ई स्क्वायर अपॉन एम इंटू टॉ इंटू ई, आई बाई ए तो एन ई स्क्वायर, इसको क्या बोल दो, जे बराबर सिग्मा ई होता है। तो देख अपने आप सिग्मा निकल के आ गया, गंदा सा अपने आप सिग्मा निकल के आ गया, तुझे रटना नहीं पड़ा। एन ई स्क्वायर बटे एम इंटू, ये अपने आप सिग्मा आ गया। तो सिग्मा पर एनर्जी क्यों लगा रहा है, एक प्रश्न नहीं है सिग्मा पर, तो अपन सिग्मा पे ऊर्जा क्यों लगाएं। हाँ सिग्मा कभी पूछ लिया जाए तो 20 सेकंड में उसको हैंडल करना आना चाहिए। ये सिग्मा आ गया, सिग्मा का उल्टा कर देगा, सिग्मा आ गया तेरे पास एन ई स्क्वायर बटे एम इंटू टॉ, इसका उल्टा कर दे तो रो आ जाएगा, रो आ जाएगा, बता क्या आ गया, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ। बताइए, अब चारों सवाल करके दिखाता हूं आपको, तीसरा चौथा पांचवा छठा। तीसरा देखो, तीसरा वो क्या कह रहा है, जे और ई में रिलेशन बताओ, बताओ क्या होता है, जे बराबर सिग्मा ई, और सिग्मा ये रहा सिग्मा एन ई स्क्वायर बटे एम इंटू टॉ इंटू ई वेक्टर। बता दे कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आ गया। चौथा पे आओ, चौथा पे आओ, रजिस्टिविटी पूछा है, रजिस्टिविटी बोले तो रो, ये चौथा देखो, ये सीधा पूछ लिया रजिस्टिविटी रो, बोलो क्या है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाओ, बताओ कौन सा आंसर, कौन सा, ये चौथा हो गया, ये तीसरा हो गया। पांचवे पर आ, पांचवे पर आ, अब उसने पूछा है आर का फॉर्मूला, यार आर क्या होता है, आर तो सर मुझे ऐसा याद है रो एल बाई ए, भाई ये कोई नहीं पूछेगा, रो की जगह वैल्यू रख दो, रो की जगह वैल्यू ये रही एम बटे एन ई स्क्वायर इंटू टॉ इंटू एल बटे, देख ले कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन। अब आप सोचो मैं इनको रटता रहूंगा, आप परेशान होते रहोगे, 4 दिन बाद अरे सर इतना कैसे रटूं, कौन कह रहा रट भाई, इन 5 के साथ खेलना सीखना, सब आते जाएंगे। टाओ नीचे आएगा, इसका उल्टा करना है, एम ऊपर एन स्क्वायर टाओ, अब सही है, ये ठीक है, ये ला अब सही है। छठा देख लो, छठा देखो, छठा क्या कह रहा है, छठा क्या कह रहा है, सीधा ओम्स लॉ ही पूछा है, क्या जे बराबर सिग्मा ई है, कौन सा, जे बराबर सिग्मा ई, माइनस सिग्मा ई या प्लस सिग्मा ई, प्लस सिग्मा ई। हो गए तीसरा चौथा पांचवा छठा सारे निपट गए, एक बार इनको खेल ली। ऊपर के मैं चाहता हूं बस ये ऊपर के 5 याद होने चाहिए, इसके बाद आप ये ट्रांसफॉर्मेशन सीखें, ट्रांसफॉर्मेशन का मजा है, केवल इसको बायो बना दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप दिमाग में ऐसे सोचो ना, मुझे सिग्मा और रो रटना ही नहीं है, मैं कभी नहीं रटूंगा, बात खत्म, वहां लिख दो मुझे सिग्मा रो रटना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, दिमाग को मैसेज ही नहीं भेजूंगा रटने का। एक भी सवाल नहीं है भाई पूरे मॉड्यूल में, 25 साल में कभी सिग्मा रो पे न्यूमेरिकल ही नहीं है, आ जाए कन्वर्ट करना देख लो। सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ, सिस्टमेटिक बनाओ, तो वो वापस आपको रिवर्ट करेगा, आपको पढ़ने का मन करेगा। और इसको आपने घर पे एक बार रफ कॉपी में और छाप लिया, भाई साहब कहने ही क्या है, पर वो आप छापोगे नहीं ना, छाप लोगे तो अंधेरा दूर हो जाएगा, अपने तो अंधेरा कायम रहना एकदम। फिजिक्स तो ऐसी रहनी चाहिए, अरे सर नहीं तो क्या है, आपने अगर मेहनत करके फिजिक्स को अंधेरा दूर कर दिया तो फिर डर हट जाएगा, डर बना रहे, फिजिक्स वाले मास्टर की वैल्यू बनी रहे। क्या आगे बढ़ूं क्या,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पीछे से आंसर भी मैच कर लो ताकि कोई करेक्शन हो तो बता दो। सारी नई ईएलपी बनाई है, अलग से असाइनमेंट दिया है ताकि खूब सारे सवाल हम कर सकें। करंट कैपेसिटर में प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता है। चारों आंसर मैच कर लो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। मंडे को आए एकदम सर, ईएलपी 1-2 पूरी तैयार, 4 लेक्चर पूरे तैयार। ऐसे नहीं तो क्या बैकलॉग होता जाएगा। संडे को टेस्ट दे दो अपने आराम से, उसके बाद पूरा एकदम होमवर्क निपटा लो कि हाँ भाई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के 4 लेक्चर हुए हैं आज सर, चारों लेक्चर तैयार हैं, इसका दोनों ईएलपी तैयार, पूरे फॉर्मूले याद हैं, तो क्या होगा, कहीं बैकलॉग नहीं रहेगा, चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। क्या आगे बढ़े, जल्दी फटाफट आओ। यहां जरूर लिख लो, रटना नहीं है, रटना नहीं है। अब एक टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत पूछा जाता है, क्या टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ड्रिफ्ट स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। तो जरा सोचिए, टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या होगा, आप बताइए। टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो होगा क्या, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे या कम होंगे, नंबर ऑफ कॉलिजन ज्यादा होंगे। सोचो, जल्दी जल्दी कॉलिजन हो रहे हैं, कॉलिजन फ्रिक्वेंटली हो रहे हैं, तो जो आराम करने का समय है वो कम हो जाएगा, टाउ कम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। अब तो आप राजा हो, सर बोलो क्या बताना है, बेटा ड्रिफ्ट बता लो सर, फॉर्मूला जिंदाबाद, ड्रिफ्ट टाउ के डायरेक्टली, टाउ कम, ड्रिफ्ट भी कम, ये देख ड्रिफ्ट कम हो गई। सर और बताओ सर, रो बताओ, रो का फॉर्मूला देख, रो टाओ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देख ले, रो टाओ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर टाओ कम होगा तो रो बढ़ जाएगा, इसका मतलब कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कंडक्टर जानबूझ के लिखिए, जब सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा तो वहां आंसर उल्टा आएगा, वहां आंसर उल्टा आएगा, तो यहां कंडक्टर शब्द लिखना जरूरी है। तो तापमान का प्रभाव पर थ्योरेटिकल सवाल बन सकता है। कोई बताएगा करंट पे इफेक्ट बताओ। अब करंट पे इफेक्ट आप दो तरह से सोच सकते थे, वो सोचिए, वो सोचिए, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगी, या तो ऐसे सोचिए, नहीं तो इससे भी सोच सकते थे। देखिए ई कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, तो बताइए करंट ड्रिफ्ट के क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। तो बताइए ड्रिफ्ट क्या हो रही थी, कम हो रही थी, तो करंट भी कम होगी। थ्योरेटिकल सवाल की भरमार, अससन रीजन खूब सारे इससे बन गए, इतने सारे अससन रीजन बन गए, रिलेट करने आने चाहिए। कोई अलग से कोई थ्योरी थोड़ी ना पढ़ी जाती है फिजिक्स में, अलग से कोई बुकलेट थोड़ी ना है कि जो उसमें सिर्फ थ्योरी थ्योरी है, यही थ्योरी है, यहीं से न्यूमेरिकल बनेंगे, यहीं से अससन रीजन डेवलप होंगे। कनेक्ट करना सीखो, तापमान बढ़ाया ड्रिफ्ट पर प्रभाव, रेजिस्टेंस पर प्रभाव, यहां से खुद सोच सकते थे, अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट कम हो जाएगी, यहां से भी सोच सकते हैं करंट कम होगी। क्या आगे बढ़े, जल्दी आओ। अब 2-3 सवाल दे रहा हूं, थोड़ा इसमें दिमाग लगाइएगा
इस तरह के अलग अलग सवाल बनते हैं। जल्दी लिखें। जिन्होंने ईएलपी नहीं करी हो, ईएलपी शुरू कर दें। ईएलपी 1, ईएलपी 2 पूरी हो जानी चाहिए। तो जल्दी आओ। चलो, अब 3 क्वेश्चन है, बैक टू बैक, थोड़ा सा आंखें खोलिएगा। ग्राफ किसके बीच में वो देखिएगा, V वर्सेस I। दो वायर का ग्राफ बनाया गया है, आपसे पूछा गया कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा है। इसी ग्राफ को उल्टा कर देते हैं, VI वर्सेस V बना दीजिए। इसी को और चेंज कर देते हैं, रेजिस्टेंस ना देकर टेम्परेचर दे देते हैं। ये 3 बहुत फेमस प्रश्न हैं और बहुत आप आसानी से कर सकते हो। बताना है कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा है, कौन सा टेम्परेचर बड़ा है। तीनों प्रश्न एक साथ लिखिए आजू बाजू। ये अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह दे रखे हैं, एक साथ कॉपी में लिखेंगे तो आप कंपेयर कर पाओगे कि अच्छा यार क्या क्या अलग अलग वैरायटी बनती है सवालों की। अब 2-3 तरीके हैं, मैं आपको तरीके अप्रोच बताता हूं, जो आपको मस्त लगे वो आप अपनाइए, क्योंकि सबने अलग अलग तरीके से पढ़ा हुआ है। तो मैं आपको सारे तरीके सिखा देता हूं, जो आपको बेहतर लगे, कम कंफ्यूजन जिसमें लगे, वो आप अपनाना। ठीक है, पहले आप तीनों प्रश्न लिख लो। पहले में बताना है R1 या R2 में से कौन सा बड़ा है, दूसरे में बताना है R1 R2 में से कौन सा बड़ा है, तीसरे में बताना है टेम्परेचर कौन सा बड़ा है। सबसे पहले मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं आपको आइडिया बताता हूं, स्लोप का क्या फंडा है। मुझे सबसे अच्छा स्लोप लगता है, आपको सोचना आता है टेन थीटा से, मुझे सोचना आता है फिसल पट्टी से। जो फिसल पट्टी बढ़िया उसका स्लोप ज्यादा। ये ऐसी लाइन है जो आपको कभी नहीं भूलने देगी। टेन थीटा, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, पॉजिटिव, नेगेटिव, आप उलझ जाओगे, क्योंकि स्लोप का अगर हिंदी मीनिंग देखेंगे तो होता है ढलान, और यहीं से एक कनेक्टिविटी आती है। सब लोग बोर्ड पे देखिए, मैं आपको ले चलता हूं थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल एडियाबैटिक। ये देखिए, ये 2 कर्व हैं। अब आप करोगे ना, आप परेशान हो जाओगे, टेंजेंट खींचोगे, एंगल देखोगे, बड़ा कौन, छोटा कौन, एक्यूट कौन, ऑब्ट्यूज कौन, इतने में रायता फैल जाएगा। अपन को रायता नहीं फैलाना। अब आपसे मैं पूछूं किसकी स्लोप ज्यादा है, द बेस्ट वर्ड इज बेहतरीन फिसल पट्टी, जिसमें फिसलने में मजा आ जाए। ये देखिए, रोमांचक फिसल पट्टी कौन सी है, 2 या 1? 2। एक तो हिंदी माध्यम की है, हिंदी मीडियम में जो स्कूल होती है उनकी फिसल पट्टी है, यहां फिसल ही नहीं पाओगे, आपको हाथ रगड़ रगड़ के नीचे आना पड़ेगा। पत्थर की होती है, बीच में और गड़बड़ है, बड़ा, हाँ, और मामला खराब हो जाता है ना। तो ये वाली फिसल पट्टी अच्छी नहीं है। रोमांचक फिसल पट्टी कौन सी है, 1 या 2? सीधा बोलिए, 2 का स्लोप ज्यादा है। स्लोप पकड़ना सीखिए, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग सब्जेक्ट में काम आता है। और देखिए, ये 3 लाइन
आराम से देखिए, बताइए किसका स्लोप ज्यादा, किसका स्लोप ज्यादा? थर्ड फिसल पट्टी बढ़िया है, थर्ड का स्लोप सबसे ज्यादा। कभी नहीं परेशान होंगे आप, कभी भी नहीं। ये देखना, 1 2 3 4, अब आप खुद बताइए किसका स्लोप ज्यादा? 1 का, 2 का, 3 का, 4? 4। आप देखिए 4 फिसल पट्टी सबसे बढ़िया है, एक ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल है। बहुत तरह से दिमाग लगाइए ना, जैसे मैं जिस प्लेटफॉर्म पे चल रहा हूं ये बिल्कुल हॉरिजेंटल है, तो इसकी ढलानी नहीं है, इसकी स्लोप कितनी है? 0। थोड़ा कनेक्ट करिए, हर चीज को ऐसा मत सोचिए कि अपन रट डालेंगे उसको। क्यों रट रहे हो? ये देखो ना, ये लाइन लगभग लगभग हॉरिजेंटल है, इसकी स्लोप तो बहुत कम है, इसकी स्लोप कम आ गई तो अपने आप 4 की स्लोप सबसे ज्यादा हो गई। क्या बात क्लियर है क्या? फिसल पट्टी सोच लो, चढ़ाई समझ लो। ये देखिए 4 पे चढ़ना सबसे कठिन है क्योंकि उसकी स्लोप ज्यादा है। कहते हैं ना, कहीं अपन को यात्रा कर रहे हैं या कहीं किसी पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, एक पहाड़ी ऐसी है तो आपको थकान नहीं होगी, एक पहाड़ी बिल्कुल ऐसी खड़ी पहाड़ी, जिसे बोलते हैं हिंदी में खड़ी चढ़ाई। खड़ी चढ़ाई का मतलब है बिल्कुल सीधे, तो उसमें चढ़ना क्या है? कठिन है। आप कहोगे उसकी स्लोप क्या है? ज्यादा है। ज्यादा स्लोप होगी तो चढ़ना कठिन हो जाएगा, जल्दी थकान होगी। तो बताइए स्लोप किसकी ज्यादा? 4 की स्लोप ज्यादा। पहले आप इस बात को लिख लीजिए, ये हर जगह काम आएगा, मैकेनिक्स में, काइनेमेटिक्स में, थर्मो में, एसएचएम में, हर जगह इसको कनेक्ट करिए, कहीं फेल नहीं देगा। स्लोप बोले तो फिसल पट्टी, कहीं आपको टेन थीटा, टेंजेंट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, सारी नाटकबाजी से बचोगे, हमेशा काम करेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये क्या होता है, पहला चैप्टर है ना अभी, तो पहले चैप्टर में जगह जगह पर बेसिक सिखाने पड़ते हैं। 5% से कम का सवाल आया, 15 मिनट खर्च किया, डिफरेंशिएशन सिखाया, इंटीग्रेशन सिखाया, स्लोप सिखाया। पहले एक चैप्टर में समय लगता है, जहां जहां फिजिक्स की बेसिक बातें आएंगी वहां वहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब एक चैप्टर, 2 चैप्टर हो जाएंगे ना, फिर चीजें जब एक बार सारी कवर हो गई, फिर सिलेबस और अच्छी तरह से भागता है। क्योंकि जहां भी नई बात आएगी एक बार तो भाई उस पर मेहनत करनी पड़ेगी ना। अब स्लोप आया, तुझे एक बार तो स्लोप 15 मिनट सीखना पड़ेगा। अब अगली बार जब आएगा ना, तब अपन इतनी मेहनत नहीं करेंगे, सीधा एक शब्द बोलेंगे, जो फिसल पट्टी बढ़िया उसकी स्लोप ज्यादा। क्या बात ओके है? अगले माइनर में पूरा करंट कैपेसिटर आएगा, पूरा 21 लेक्चर अलॉट हैं, 21 से 22 में डॉट खत्म कर दूंगा, कोई एक लेक्चर ऊपर नहीं लूंगा। यहां लेक्चर ज्यादा लेते रहो, अंत में समय कम बचे, ऐसा नहीं करना है। अच्छी स्पीड मेंटेन करके चलिए, डॉट एकदम सिलेबस होना चाहिए, जितने लेक्चर हैं उसमें 100% काम होना चाहिए। ईएलपी, मॉड्यूल, जेई मेन, एनसीईआरटी, सब कुछ करते हुए चलिए। ऐसा नहीं है पहला चैप्टर 40-40 लेक्चर में हो रहा है, बाद में फरवरी में तलवार निकालनी पड़ रही है। ऐसा क्यों करें? हमें, सही बात है, हमें तो बहुत लंबा चलाना है सेंटर भाई। अभी तो 12,000 बच्चे हैं, 50,000 बच्चों की तरफ बढ़ना है। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक बार ही खत्म करा दिया, हमेशा सिस्टमेटिक पढ़ाना है, वो बहुत जरूरी है। क्या आगे बढ़े क्या? अब बताइए स्लोप का मतलब समझ में आया? अब देख इस वाले में जल्दी से बोर्ड पे देखना, क्या क्या कंक्लूजन आने चाहिए। पेन पेंसिल छोड़ो, अप्रोच पकड़ो। सबसे पहले बताओ स्लोप किसकी ज्यादा? स्लोप किसकी ज्यादा? कर्व 1 की या 2 की? 1 की स्लोप ज्यादा। सुनते जाओ, अभी फिजिक्स नहीं लगाई, कहकर लगाइए, कहकर लगाइए। अब फिजिक्स लगा रहा हूं। ग्राफ कौन है? वी वर्सेस आई का स्लोप क्या देता है? आर। अब बताओ खुद, स्लोप जिसका ज्यादा, रेजिस्टेंस भी उसका। बताइए क्या 1 का स्लोप ज्यादा है? और फिजिक्स कहती है इसका स्लोप रेजिस्टेंस देता है,
चूंकि 1 का स्लोप ज्यादा है इसलिए 1 का रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। R1 इज ग्रेटर देन R2। ये है पहला तरीका। एक और है आसान तरीका, वो भी देख, मस्त रहे। एक और समझ, परेशान मत हो। एक लाइन खींच ले ऐसे, टक 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 टक। ये भी बहुत बढ़िया तरीका है। ये देख, दोनों ग्राफ के लिए तुमने आई को क्या कर दिया, कांस्टेंट। यहां देख, R1 है तो V1, R2 है तो V2। ये भी मस्त है। ओम का नियम, V बराबर IR, I सेम, V इज प्रोपोर्शनल टू, कौन सा V बड़ा है, 1 या 2? कैसे पता चला? नवीं कक्षा, Y में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैल्यू, V1 बड़ा है और V किसके प्रोपोर्शनल है? जिसका वोल्टेज ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी। लो ये तरीका नंबर 2, जो अच्छा लगे आपको। अरे सर मुझे स्लोप पड़ी है, स्लोप से सीख। सर मैं ऐसे जानता हूं, ऐसे सीखो। आना चाहिए, ऐसा ही फिजिक्स आनी चाहिए। सर दूसरा करके दिखाओ ऐसे ऐसे, चल ऐसा करके देखते हैं। ये लाइन खींची, ठीक है सर। सर क्या कांस्टेंट है? आई। सर नकल मान ली, यहां आपने आई लिखा था, हमने भी आई लिख दिया। नकल मान ली, मैं पीछे रहूंगा क्या सर? ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं करे। यहां आई था इसलिए आई कांस्टेंट है, यहां कौन है? वी कांस्टेंट होगा। क्या बात सही है? अब देख, यहां 1 है तो ये I1, ये 2 है I2। बताओ ग्राफ क्या कह रहा है, I1 बड़ा या I2 बड़ा? ये ग्राफ से रीड किया, ये ग्राफ से रीड किया। देख अब फिजिक्स लगाओ, कहकर लगाओ कि अब मैं फिजिक्स लगा रहा हूं। V बराबर, बता किसको काटेगा? V को। तो IR के इनवर्स, जिसका I ज्यादा उसका R1 इज लेस देन R2। देख लीजिए, क्या बात सही है? इसको स्लोप से भी करके दिखाता हूं अभी आपको, करो। वैरायटी समझो, अप्रोच डेवलप करो। हमें आपको सॉल्यूशन नहीं रटाने कि ये प्रोफाइल आए तो ये लगाना, ये आए तो ये लगाना, और नहीं आ जाए तो वापस आ जाना। ऐसा नहीं, फिजिक्स ऐसे नहीं पढ़ी जाती है भाई, ऐसे थोड़ा पढ़ी जाती है। फिजिक्स तो अप्रोच समझी जाती है भाई। कहीं भी लगा ऐसे होगा, इसी तरह से होगा, ये फिजिक्स है। आप चाहते हो कि हम उसको बायो बना दें कि देख यार ऐसे में ये रटना है, ऐसे में ये रटना है, और नई प्रोफाइल आए तो मुझे नहीं आता। ऐसे नहीं पढ़ा जाता। फंडामेंटल सीखो यार, फंडामेंटल सीखोगे। ये भी तरीका कितना अच्छा है, इसमें आपको कुछ नहीं रटना कि इसका स्लोप R देता है, पर इसका स्लोप पता है क्या देता है? 1/R। आपको कुछ नहीं देखना। ये बहुत बढ़िया तरीका है। थर्मोडायनेमिक्स ऐसे सवाल सारे सॉल्व हो जाते हैं। बॉयल्स लॉ, पीवी ग्राफ, वीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ, सब बहुत अच्छा तरीका है। ये भी एक लाइन खींची, वी कांस्टेंट कर दिया, ओम्स लॉ लगा दिया, फिजिक्स, आई आर के इनवर्स, जिसका आई ज्यादा उसका आर छोटा, आई ज्यादा आर छोटा, हो गया। क्या आगे बढ़े क्या? अब तीसरे में क्या कहोगे? तापमान कौन सा ज्यादा? बराबर आ जाओ। हाँ जी, तीसरे में कौन सा तापमान ज्यादा? अब तापमान में तो अब आपको सोचना पड़ेगा। पहले हम क्या करें, इसका आर निकाल लें। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1, इसका मान लेते हैं R2। जल्दी से, क्या वही आंसर आएगा क्या? वही ग्राफ है, देखो आई वी, ऊपर R1 वही आएगा। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही आ जाएगा, R1 इज लेस देन R2। बिल्कुल वही है, देख लो सवाल। अब आपको पिछली स्लाइड का याद होना चाहिए।
तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये देख, ये पढ़ा कर लाया हूं। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा। R2 ज्यादा है, इसका मतलब T2 ज्यादा होगा। तीसरा सवाल मैंने कर दिया है, देखिए दिमाग लगाइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 से काम में लिया, क्योंकि सेम ग्राफ था। अलर्ट रहिए, आंखें खोलिए, घर पर पढ़ाई करके आइए तो मजा आएगा क्लास में। रोज ऐसे ही ब्लैंक आएंगे तो मजा नहीं है। पढ़ कर आओ तो आपको और अच्छी सी क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट सीखना है, ये बात समझनी है। ये देख R1, ये वाला आंसर उठा लिया क्वेश्चन नंबर 2 का। क्यों उठा लिया? सेम ग्राफ उठा लिया, परंतु उसने रेजिस्टेंस पे कमेंट नहीं पूछा, टेम्परेचर पे पूछा। तो तुझे याद होना चाहिए, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो तापमान भी ज्यादा होगा। ये देख ले, R2 ज्यादा तो T2 भी ज्यादा। अच्छे से तीनों के आंसर देख लो, तीनों के आंसर हाईलाइट कर लो, वहां कोने में आंसर लिख लिया करो। जैसे इसका आंसर आया ये ANS आंसर लिख दिया, ताकि बाद में पता चले कि फाइनल आंसर ये है। क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन इतना सारा लिख लेते हैं ना, हमें फाइनल आंसर हमें एकदम कोट होना चाहिए कि देखो ये फाइनल आंसर है। क्या आगे बढ़ूं? 1 मिनट का ब्रेक लो, पानी पियो, तीनों ग्राफ को देखो कि V वर्सेस I हो, I वर्सेस V हो, रेजिस्टेंस हो, टेम्परेचर हो, इन सब के साथ हमें खेलना आना चाहिए। बेस्ट तरीका है फिजिक्स सीखने का, न्यूमेरिकल करो। अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद न्यूमेरिकल करो। हो सकता है कि 10 में से 2 ही हो, मैं मान सकता हूं, मुझे इसमें कोई बुरी बात नहीं लगती। पर आप स्टार्ट करोगे ना, आज 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। आपको लैंग्वेज समझ में आएगी, आपको क्वेश्चन की हैंडलिंग समझ में आएगी, पर आपको स्टार्ट लेना पड़ेगा। आप ये नहीं बैठ सकते मैं नोट्स ही पढ़ता रहूं बार 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 बार। नोट्स बार बार पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता फिजिक्स में। फिजिक्स में होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग एक्टिव होगा। आगे बढ़िए, लिखिए लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ब्रैकेट में लिखिए नॉन ओमिक डिवाइसेस। नॉन ओमिक डिवाइसेस। नॉन ओमिक डिवाइसेस। अब ये बात तय हो गई, जो ओम के नियम का पालन करते हैं, जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? ओमिक डिवाइस। ओमिक डिवाइस को पहचानने का तरीका क्या है? चुपचाप V और I में क्या खींचो? ग्राफ। क्या आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। पूरा बोलो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कहलाते हैं ओमिक। कोई भी उपकरण जो ओम के नियम का पालन करेगा, V बराबर IR को फॉलो करेगा, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगा, वो ओमिक कहलाएगा। ऐसे उपकरण जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, वो कहलाते हैं नॉन ओमिक, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। सर कोई उदाहरण बताओ। सेमीकंडक्टर का उदाहरण देख ले, पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड सिलेबस में है, थोड़ा पढ़ाओ तो याद आ रहा हो। ऐसा ग्राफ आता है, ये देखिए, कहीं दूर दूर तक ओम का नियम का पालन नहीं कर रहा है, कहीं V और I में स्ट्रेट लाइन नहीं है, लगातार स्लोप चेंज होता जा रहा है। जबकि इसका स्लोप देखिए, स्लोप कांस्टेंट है इसका स्लोप हर पॉइंट पर बदल रहा है। नॉन ओमिक जंक्शन डायोड। और देखिए, एक होता है गैलिनियम आर्सेनाइड, GaAs।
इसका आप ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ ऐसे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए एनसीईआरटी का ग्राफ है, कल मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर भी किया था। ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, इसके बारे में कोई थ्योरी नहीं है, ना हमें कोई थ्योरी पढ़नी है, बस इस ग्राफ को आप देखिए, आपको मजा आएगा। यहां से यहां तक ये ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन, मस्त ओम को नियम का पालन कर रहा है। इसे बोलते हैं लीनियर रीजन। लीनियर, लीनियर का मतलब v बढ़ा i बढ़ा, v दुगना i दुगना, v चार गुना i चार गुना, दिस इज कॉल्ड लीनियर रिलेशनशिप। ये भाई ने क्या किया, ये देखिए, अब ग्राफ स्ट्रेट लाइन के अपने नेचर को छोड़ चुका है, दिस इज नॉन लीनियर। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो और खतरनाक हो गया, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस हो गया। क्या बात कर रहे हो सर, ये नया शब्द सुना आज, नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या होता है? अरे कुछ नहीं, इसका स्लोप देखिए, क्या देखिए? स्लोप। अगर आप इसका स्लोप देखोगे, इसको थोड़ा और अच्छा बना दूं, इसको थोड़ा और अच्छा बना दूं, ऐसे वोल्टेज बढ़ाने पे करंट कम हो रही है, ये देखिए। अगर आप इसका स्लोप देखोगे तो स्लोप कैसा आएगा? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव। ध्यान से देखिए, तो ये कैसा रीजन हो गया? नेगेटिव रीजन हो गया, नेगेटिव रेजिस्टेंस। क्या बात समझ में आ रही है क्या? वापस बनाता हूं, एक बार समझाता हूं, लिखिए। ये कौन सा रीजन? लीनियर। ये नॉन लीनियर। ये नेगेटिव का मतलब क्या? वहां पर कैसा आ रहा है? कैसा आ रहा है? स्लोप नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव को और अच्छा बना सकते हैं आप, और अच्छा बना सकते हैं। अब मुझे क्या करना है? नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या होता है? नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जनरली v बढ़ने पर i बढ़ता है, ये देखो आप, जैसे जैसे आप v बढ़ा रहे हो आपका i बढ़ रहा है, ये एक सामान्य परिस्थिति है। इसमें v आप बढ़ा रहे हो परंतु करंट कम हो रही है, v बढ़ने पर i बढ़ नहीं रहा, v बढ़ने पर i कम हो रहा है। इसे कहा जाता है नेगेटिव रेजिस्टेंस जोन। सामान्यतः आप जितने भी देख रहे हो, देखो v बढ़ रहा है, v बढ़ रहा है, i भी बढ़ रहा है। सारे कर्व सामान्यतः v बढ़ने पर i बढ़ता है, पर इसमें v बढ़ने पर i बढ़ नहीं रहा, क्या हो रहा है? कम हो रहा है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? नेगेटिव रेजिस्टेंस। एक अपने सवाल भी है, आप देखिए, मैंने 10वां सवाल एनसीईआरटी से बनाया है। 10वां देखिए, ईएलपी नंबर 2 का, सीधा यही पूछा है कि यार गैलिनियम आर्सेनाइड का ग्राफ बता यार, तेरे पढ़ा हुआ है, सीधा टिक करेगा, एनसीईआरटी का सोर्स है। कल टेलीग्राम पे जानबूझ के डाला कि एक बार देख लोगे ना फोटो तो दिमाग में छप जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है क्या? एक बार बनाइए, ऊपर से शुरू करिए, फिर नेगेटिव वाला मैं वापस बनाता हूं अच्छे से, आपको फिर फील कराता हूं। कोई इस पे न्यूमेरिकल नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, पर एनसीईआरटी में जो दे रखा है वो सारा पढ़ना जरूरी है। लीनियर रीजन, नॉन लीनियर रीजन, नेगेटिव रीजन। ओमिक, नॉन ओमिक, जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमिक, जो नहीं करते हैं नॉन ओमिक। मिटाऊं क्या? अब सीधा ये कह रहा था इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, आपने याद है पढ़ा हुआ है, टिक लगाना है। 2 बार आया हुआ है एआईपीएमटी में कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बताओ, तो आपको लिखना आना चाहिए ए बी,
ये है लीनियर रीजन, बी सी नॉन लीनियर रीजन, सी डी है नेगेटिव रेजिस्टेंस। सर नेगेटिव रेजिस्टेंस, सर वापस समझाओ सर, समझ में नहीं आ रहा। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब ये है बेटा, इसका स्लोप नेगेटिव है। सर स्लोप बताओ कैसे? किसी भी बिंदु पर टेंजेंट खींच के देख ले, तू किसी पे टेंजेंट खींच के देख ले, वहां पे इसका ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, ये मतलब हुआ। और फीलिंग बताओ, और फीलिंग क्या कहती है? एक क्वांटिटी बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। 10वां सवाल देख लीजिए, आपको क्लिक कर जाएगा। मिली एक्सपेरिमेंट, जैसे पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड में तो मिली एम्पियर आता है और रिवर्स में माइक्रो आता है, क्योंकि रिवर्स में करंट बहुत कम होती है और फॉरवर्ड में करंट एम्पियर ऑर्डर की नहीं होती, किस ऑर्डर की होती है? मिली एम्पियर। एक्सपेरिमेंटल है। क्या ओमिक नॉन ओमिक थ्योरेटिकल सवाल क्लियर है? आना चाहिए। बढ़े आगे। यहां एनसीईआरटी जरूर लिख लेना, तो क्या होता है बाद में पढ़ने का मन करता है। ये ऐसे लिख लेना, सीधा ग्राफ आ जाएगा, सीधा टिक लगाना है। गैलिनियम आर्सेनिक का ऐसा ग्राफ है। वो पूछ सकता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बताइए, टिक करिए कौन सा, ए बी बी सी सी डी? सी डी। सर नेगेटिव रेजिस्टेंस 5 बार और बता दीजिए। नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब है उस रीजन में स्लोप क्या आ रही है? नेगेटिव। दूसरा तरीका, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ नहीं रही, वोल्टेज बढ़ाने पर करंट कम हो रही है, उल्टा काम हो रहा है। चलिए लाइन खींच के खत्म कर दीजिए, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। कल मैंने आपको स्ट्रेचिंग वाले सवाल समझाए। स्ट्रेचिंग वाले सवाल में या तो आपको लगाना है R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, या R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, या एरिया की जगह पाई R स्क्वायर रख दो। तो बताओ क्या आ जाएगा? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4। ये सब कब लगने चाहिए? जब स्ट्रेचिंग हो। शब्द क्या आना चाहिए? स्ट्रेचिंग। बच्चे हर जगह इसको लगा देते हैं तो गड़बड़ है। मैं कह रहा हूं एक मैंने वायर है, उसकी लंबाई बढ़ा दी और एरिया कम कर दिया, लंबाई बढ़ा दी और एरिया कम कर दिया, मैंने उसको स्ट्रेच नहीं किया। मैं एक नया वायर लाया जिसकी लंबाई 20% ज्यादा है, एरिया 5% कम है। जब तक स्ट्रेचिंग शब्द नहीं हो तब तक ये नहीं लगाने। इन जनरल वो कह रहा है यार आपने आपने लंबाई भी बढ़ाई, एरिया भी बढ़ाया या एरिया कम कर दिया, दोनों चेंज हो रही हो, तो आप लगाइए सबसे बेस्ट ओरिजिनल, आर बराबर रो एल बाई ए, बेस्ट। कभी दिक्कत नहीं आएगी। कभी आपको कहे मास दे रखा है, अब यार इसमें मास कहां से लाऊं यार, मास कैसे लाऊं? तो आपको सेटिंग आनी चाहिए। सेटिंग क्या है? रो एल बाई ए, किससे मल्टीप्लाई किया? एल से मल्टीप्लाई, एल से डिवाइड। ये सीखना पड़ेगा। एल स्क्वायर बटे वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम को हटाओ, मास लाना है, टारगेट है मास लाना ही है। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मास बटे डेंसिटी। तो डेंसिटी कहां जाएगा? ऊपर। मास कहां जाएगा? नीचे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसने डेंसिटी और मास दे रखा है, तो इनके साथ आपको खेलना आना चाहिए। कि स्ट्रेचिंग आ जाए तब तो सर सीधा मैं ऊपर वाले लगाऊंगा। उसमें भी आपने कल 2 वैरायटी सिखाई थी, 5% से कम और 5% से कम वाले का तरीका अलग है, ज्यादा वाले का तरीका। पर अगर वो दोनों ही बदल दे, जैसे कुछ सवाल में वो दोनों बदलेगा, तो आपको सीधा रो एल बाई ए सोचना है। लिखना शुरू करिए, 5 क्वेश्चन करके देखिए इस पर।
ताकि आपको आइडिया लगे। ये कब सोचना है, सवाल में उसने मास दे दिया, अब तुझे कुछ जुगाड़ लगा के मास के दर्शन होने चाहिए, कुछ ऐसा जुगाड़ करना है जिसमें मास के दर्शन होने चाहिए। क्या आगे बढ़े? 1 घंटा रोज पढ़ाई करनी है करंट की, ये मान लेना आप, बस इससे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने। 3-3 घंटे सवाल करने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा पढ़ ले ईमानदारी से। 1 घंटा सिकंदर सा जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़िए, केमिस्ट्री बायो पढ़िए, सभी सब्जेक्ट रोज पढ़िए। यही एकमात्र तरीका है कि सर फिजिक्स कमजोर है, मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, आउटपुट नहीं आएगा, तो केमिस्ट्री बायो में खराब करेगा, फिर भाई बात वही रह जाएगी। सब सब्जेक्ट को साथ लेके चलिए, अचानक से कोई विषय एकदम से अच्छा नहीं हो जाएगा। अब देखिए ईएलपी का सवाल नंबर 9 में सोचिए क्या लगाएंगे। हल मत करिए, केवल सवाल पढ़िए। नौ नंबर, अब बताओ क्या कहीं भी स्ट्रेचिंग की खुशबू आ रही है क्या? कहीं स्ट्रेचिंग की खुशबू है क्या? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। वो तो 3 वायर की बात कर रहा है, 3 वायर की लंबाई और 3 वायर का मास। अब बता, लंबाई मास पर तीनों वायर एक ही मटेरियल के हैं, देख वो भी लिखा है उसने, एक ही मटेरियल, इसका मतलब डेंसिटी एक ही मटेरियल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाय एम। तू रो एल बाई ए में चक्री घूमता रहेगा, कहीं मास दिख ही नहीं रहा, कहीं मास दिख ही नहीं रहा, तुझे मास में बदलना आना, इसलिए सवाल खास है। ऐसा दिमाग लगाइए। पहली बात स्ट्रेचिंग नहीं है, पूरे सवाल में कहीं स्ट्रेचिंग की खुशबू नहीं आ रही। कट कट कट, स्ट्रेचिंग में लगता है वो, ऐसा नहीं है कहीं कुछ भी लगा रहा है ना, स्ट्रेचिंग नहीं है। ठीक है सर, आपने लिखा है जनरल, जनरल सवाल इससे डील होंगे, पर जनरल सवाल में मास की खुशबू, ये रहा, लगा करके देख अभी हाथों हाथ क्लास में, सीधा लिख दे ईएलपी नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9, पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं है, अभी कर, बिल्कुल तमीज के साथ, अभी करो। हाँ 2 चीज पूछ बेटा आराम से, बिल्कुल मत परेशान हुआ कर, बोलना शुरू कर। हाँ स्ट्रेच कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, बहुत बढ़िया, लेंथ डबल कर रहे हैं तो एरिया आधा हो जाएगा, सही बात है। हाँ बहुत सही बात है। हाँ तो एरिया कर दिया अपन ने आधा, तो यहां से देख आधा का स्क्वायर 1/4 ऊपर जाएगा 4 टाइम, ठीक है। दोनों साथ में, या तो ये इफेक्ट आएगा ये आएगा, दोनों कैसे आएंगे, ये अपन ने बदल तो दिए दोनों को एक दूसरे में, वापस समझाऊं एक बार, क्लियर हुआ? सबसे सही आंसर आएगा बेटा, बिल्कुल मत चिंता कर, फिजिक्स है, यहाँ केमिस्ट्री जैसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई लेंथेनाइड एंटेनाइड रेजोनेंस लोन पेयर कुछ नहीं, सटीक चलता है मामला, अचानक से कहीं रेजोनेंस नहीं होगा, अरे इसका बेसिक करेक्टर क्यों बढ़ गया, रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं, बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, एक जैसा ही लॉ है। चलो करूं क्या क्वेश्चन,
आइए फटाफट, आंसर कितना आया, किसी का आया? बहुत अच्छा सवाल है। क्या लगाओगे, क्या लगाओगे? R इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाय M। अब देखना कैसे लिखते हैं, R1 इज टू R2 इज टू R3, L1 स्क्वायर बटे M1, L2 स्क्वायर बटे M2, L3 स्क्वायर बटे M3, ऐसा लिखना आना चाहिए। अब L1 L2 L3 दे रखा है, कितना है बता? L1 L2 L3 5 3 1, 5 3 1। मास का रेशियो बता, 135। ये मास का रेशियो आ गया। बता 25, 9/3, 1/5। क्या करूं अब? तो 25, 3, 1/5, 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 125, 15। अच्छा सवाल है भाइयों, स्टार लगा के रखो, काम का सवाल। सही फॉर्मूला चमकेगा तभी होगा, सही फॉर्मूला चमकेगा तभी होगा। उत्तर 125, 15, 1। स्टार लगा के रखो। ये L स्क्वायर बट्टा M, ये फॉर्मूला चमकना चाहिए, ये फॉर्मूला चमकना चाहिए। चलो अब ऑप्शन मत लिखना, केवल सवाल लिखो और सोचो। ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, ऑप्शन मत लिखना। अब बच्चा क्या सोचता है देखना, या लेंथ को डबल कर दिया, बच्चा सोच लेता है L स्क्वायर सोच लूं। नहीं सोचो, क्या कहीं से स्ट्रेचिंग लिखा क्या यार? और लेंथ और रेडियस तो दोनों एक साथ कभी डबल हो ही, स्ट्रेचिंग नहीं है तो ये मत लगाओ। क्या लगाओ फिर? जनरल फॉर्मूला जिंदाबाद, रो L बाय। समझो, आंखें खोलो, जब तक स्ट्रेचिंग नहीं आएगा तब तक वो नहीं सोचना। सिर्फ प्रश्न लिखो और करो, ऑप्शन अपने आप आ जाएगा, फिर सही आंसर लिखना। खुद बताओ क्या उत्तर आएगा। हाँ जी, कर सकते हैं, बोलो। R बराबर रो L बाय ए, रो L बाय एरिया पाई आर स्क्वायर, रो काट दो पाई काट दो, तो R इज प्रोपोर्शनल टू, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय आर स्क्वायर। अब देखो मौखिक करना सीखो, कैसे कम समय में कर सकते हैं वो सीखो। वो कह रहा है लंबाई डबल, तो L की जगह 2 लगा दो, L की जगह 2, लंबाई डबल, L की जगह 2, रेडियस डबल, रेडियस की जगह 2, R का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऊपर 2 नीचे 4, 2/4, 1/2। कितना हो गया? आधा। मजे की बात है, जो इस सवाल का पंच है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। वायर को लंबाई रेडियस दुगना आधा करने पर नहीं बदलता। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। आंसर आएगा सेकेंड। इसलिए सवाल बढ़िया है, नोट लगा के बड़ा बड़ा लिखिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस केवल दो बातों पर निर्भर करता है, केवल दो बात। पहली बात बताइए, पहली मटेरियल पे डिपेंड करता है, बोले तो कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा। और दूसरा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये तो मैंने अभी आपको बताया भी था, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ता है। ये बहुत बढ़िया बात है, बच्चा जल्दबाजी में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को भी हाफ कर देता है, इसलिए ये सवाल काम का है। बड़ा बड़ा लिख लीजिए, शॉर्ट नोट में भी जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
केवल मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। लंबाई रेडियस पे बदलने पर रो बदलता नहीं है। क्या बात सही है क्या? आंसर कौन सा आएगा बताइए? सेकंड। होमवर्क लिख लें। ईएलपी नंबर 1, ईएलपी नंबर 2, ईएलपी नंबर 3 में भी सवाल नंबर लिख लें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 10वां। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और 10वां। ईएलपी नंबर 3। क्या ठीक है क्या? चलिए लास्ट क्वेश्चन लिख लें, फिर क्लास खत्म करते हैं। होमवर्क करें, कंपलसरी है होमवर्क। बस ये अपनी आदत में डाल लीजिए, बाकी दिमाग मत लगाइए, बाकी सब हम दिमाग लगा लेंगे। आप सिर्फ एक पे फोकस करिए, ईमानदारी से होमवर्क उस पे कर लेंगे, फोकस अपने आप काम हो जाएगा। अच्छा, अब आ गया स्ट्रेच। स्ट्रेच अब सोचूंगा मैं एल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और 5% या 5 से ज्यादा, 5 से ज्यादा तो इनिशियल लंबाई को क्या मानेंगे? 100। 10% बढ़ा दी, 110। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बदलेगा नहीं। तो देखो, बिना करे सवाल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख कितने मस्त बनाए उसने, देखना बिना करे आ जाएगा। कैसे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो बदलेगा, अगर ये नहीं बदलेगा तो 1.1 टाइम्स गलत, 1.1 टाइम्स गलत। सेम, हाँ यार ये हो सकता है, सेम यार ये हो सकता है, पर लंबाई को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस तो बढ़ता है, गलत हो गया। ये कंसेप्ट की क्लैरिटी अगर आपके पास है, आपने कर लिया सोच समझ के। और पूरा करना चाहो, सर मुझे पूरा बताओ, मैं पूरा बता देता हूं तुझे। एल इनिशियल 100, फाइनल 10 रुपया बढ़ाया 110। स्ट्रेचिंग का सवाल है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, R2 बाय R1, L2 बाय L1 का स्क्वायर, R2 L2 110, L1 100, ये कटा R2 बटे R1 121 बटे 100, 1.21, R2 बराबर 1.21 इंटू R। बनेंगे, सब बनेगा, कहीं कोई टेंशन नहीं है। एनसीईआरटी भी बनेगी, जेई के सवाल भी बनेंगे, सब कुछ बनेगा। फिजिक्स तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा भाई, कॉन्सेप्ट ना बदलता है। और बिना करे भी स्मार्टनेस है, क्या जरूरत पड़ी नहीं सोल्व करने की। थोड़ा सा सोच लिया कि यार रो तो सेम रहेगा, तो 2 ऑप्शन कट गए, आर बदलेगा, एक ऑप्शन और कट गया, हल हो गया। पर सर बाई चांस सर 2 ऑप्शन में आ जाए तो तुझे सॉल्व करना भी आना चाहिए, सॉल्व करना भी आना चाहिए। बोलो। क्लियर है भाइयों? तो चलिए पढ़ाई करिए, कल के पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। रोज आपको समझाता हूं, 6:35 6:40 आने का प्रयास करिए, थोड़ा अपने आप को चेंज करिए और पढ़ाई के प्रति अपना समर्पण बढ़ाइए, मोबाइल से दूर रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना काम बढ़िया हो जाएगा। 2-3 बातें हैं, फॉलो करिए। रोज ईएलपी करके आइए, मतलब कंपलसरी है कि मेरे तो ईएलपी का एक एक सवाल मुझे आना चाहिए। चलिए साहब, धन्यवाद। इसका जो शेप होता है वो होता है हाइपरबोला, ये हमको याद रखना है, क्योंकि जो पार्ट डिफरेंस आता है वो एल